विज्ञान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, विज्ञान की इस कक्षा में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण जो 4 पोर्शन हैं उन 4 पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे इस श्रृंखला के अंतर्गत। देखिए, इसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान की चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत एक और हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। ये समस्त पोर्शन हम इस विज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत कवर करेंगे। देखिए, आज विज्ञान की श्रृंखला में हमारा पहला लेक्चर है, ये हमारा प्रथम लेक्चर है और इसी प्रकार से हम क्रम से अपने लेक्चरों को आगे बढ़ाएंगे दिन प्रतिदिन। देखिए, आज हमारा जो चैप्टर है, विषय है, उस विषय का नाम है मापन व मात्रक। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान की शाखाएं। देखिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अब हम अपने विषय को शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उन शाखाओं को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली शाखा हमारे पास है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, संचरण व उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं कि ऊष्मा गति की प्रकृति कैसी, यानी कि ऊष्मा की प्रकृति कैसी है, ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होगा और ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न जो प्रभाव हैं उनका अध्ययन हम ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण शाखा है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम प्रकाश का उत्पादन, देखिए हमारे पास कोई प्रकाश का सोर्स होगा, इस प्रकार के सोर्स का फिर संचरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को किस तरह से पहुंचाया जाता है और इसके जो प्रभाव हैं उन प्रभावों का अध्ययन हम ऑप्टिक्स में यानी कि प्रकाशिकी में करेंगे। तीसरी विज्ञान की हमारी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी। देखिए, इस एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड में स्थित जो मंदाकिनी हैं, जो तारे हैं और जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं और जो अन्य आकाशीय पिंड हैं, यानी कि जो समस्त आकाशीय पिंड हैं, उन आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति, उनका विकास और उनकी स्थिति का अध्ययन करेंगे खगोलिकी में। देखिए, यहाँ प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि आकाशीय पिंडों के जो स्थिति है उसका अध्ययन निम्न में से विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो उत्तर होगा खगोलिकी में या एस्ट्रोनॉमी में। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो उत्तर हैं वो अंग्रेजी में भी दे दिए जाते हैं। जैसे खगोलिकी ना दे करके एस्ट्रोनॉमी लिख देगा और हमें बताना है कि ब्रह्मांड में स्थित जो आकाशीय पिंड हैं या आकाशीय पिंडों की जो उत्पत्ति है उनके संबंध में किस विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है, तो आंसर होगा खगोलिकी। फिर हमारे पास है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक की संरचना, देखिए नाभिक की जो संरचना है, नाभिक की संरचना को हम पढ़ेंगे। इसमें उपस्थित होने वाले जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पढ़ेंगे, उनके व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। देखिए, नाभिकों का आपस में जुड़ना, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं और नाभिक का आपस में टूट जाना, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हम नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि परमाणु के नाभिक की संरचना का अध्ययन निम्न में से किस विज्ञान में किया जाता है, तो उत्तर होगा नाभिकीय भौतिकी में। देखिए,
अब विज्ञान की एक शाखा है एपिग्राफी। एपिग्राफी देखिए, एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। शिलालेखों का मतलब है जो पत्थर वगैरह पर लिखे हुए लेख हैं, उन लेखों के पढ़ने का या उन लेखों का अध्ययन, उनके कालखंड का अध्ययन जो है ये अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी के अंतर्गत। तो प्रश्न ये बनता है कि शिलालेखों का अध्ययन निम्न में से विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो उत्तर होगा एपिग्राफी। ये इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, प्राचीन इतिहास की दृष्टि से कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तर होगा एपिग्राफी। फिर हमारे पास है विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा हाइड्रोपोनिक्स। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स का जो उपयोग है, इसके अंतर्गत हम जो ध्वनि तरंगे हैं उन ध्वनि तरंगों का जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जल के नीचे की स्थिति है उसका अध्ययन करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो हाइड्रोपोनिक्स है विज्ञान की शाखा, इसके अंतर्गत ध्वनि तरंगों के द्वारा जो जल के निचली सतह है उस निचली सतह का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये मानिए हमारे पास बहुत सारा पानी भरा हुआ है और इसमें हम ध्वनि तरंगों को छोड़ रहे हैं और ये ध्वनि तरंगें इसके तल से टकराने के बाद वापस आएंगी या कोई और स्थिति को अवगत कराएंगी। इस विज्ञान की शाखा को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास है काइनेस्थेटिक्स। देखिए, काइनेस्थेटिक्स विज्ञान की शाखा है। ये शरीर की जो भाषा होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उस बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, महत्वपूर्ण है। काइनेस्थेटिक्स के अंतर्गत शरीर की जो भाषा होती है, जिसको नॉर्मली हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उस बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है ओरोलॉजी। देखिए, ओरोलॉजी के अंतर्गत जो पर्वत हैं उन पर्वतों की उत्पत्ति, उनकी संरचना इत्यादि के बारे में, या जो उनके पर्वतों के द्वारा पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ते हैं उन प्रभावों के अध्ययन के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसे ओरोलॉजी कहते हैं। यानी कि ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वत की उत्पत्ति और पृथ्वी पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर विज्ञान की एक शाखा है सिस्मोलॉजी। देखिए, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के कंपन यानी कि भूकंप। देखिए, भूकंप का विस्तार कितना है, भूकंप के पूर्वानुमान, जो भूकंप से होने वाली हानि है, भूकंप से होने वाली क्षति है, उसकी तीव्रता है, उन सब का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनोलॉजी कह सकते हैं इसको, या क्रोनोलॉजल कह सकते हैं। क्रोनोलॉजी, देखिए, क्रोनोलॉजी में समय अवधि का अध्ययन किया जाता है, समय अवधि का अध्ययन। फिर हमारे पास है एस्ट्रोनॉटिक्स। देखिए, एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ये हमारे पास विज्ञान की वे महत्वपूर्ण शाखाएं थी जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं या जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अब इसके बाद एक नोट हमारे पास है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, तेल को जो मापते हैं वो बैरल में मापते हैं, तेल की माप होती है बैरल में, और यही हमारा आज का सबसे मुख्य बिंदु है। तेल की जो माप है वो बैरल में होती है, और एक बैरल अगर भारतीय के हिसाब से बात करें तो एक बैरल जो है, या लीटर के हिसाब में अगर बात करें तो एक बैरल 158.9873 लीटर के इक्वल होता है। और अगर बात यूएस गैलन की करें, अमेरिकी, यूएस का मतलब है अमेरिकी, यूनाइटेड स्टेट गैलन की बात करें तो 42 यूएस गैलन के बराबर एक बैरल होता है। और अगर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात करें तो 34.9723 यूके गैलन के बराबर एक बैरल होता है। तो देखिए, अगर बात की जाए एक बैरल लीटर में कितने लीटर होता है तो 158.9873 लीटर होता है। अगर एक बैरल की यूएस गैलन में बात की जाए तो 42 यूएस गैलन होता है। और अगर यूके गैलन में बात की जाए तो 34.9723 यूके गैलन एक बैरल के अंतर्गत होता है। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। ये भौतिक विज्ञान का पहला लेक्चर था। इसके बाद हम मात्रकों की बात करेंगे
और कल 9 बजे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, शेयर करने से, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो हाई रहेगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।